देखिए, हमने अभी तक के जो आईपीसी के सेक्शंस हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री को देख लिया है, सेक्शन नंबर 1 to 5 तक के सेक्शंस को भी कवर कर लिया है। 5 तक कर लिया ना मैंने। तो यहाँ पर जो सेक्शन 1 to 5 है, जिसके अंदर हमने इसके जो मेन चीजें हैं वो क्या है, इसका जैसे चैप्टर का नाम है प्रिलिमिनरी। क्या नाम है? प्रिलिमिनरी। तो प्रारंभिक कहते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। तो इसमें मेन इंट्रोडक्शन बता रखा था। चैप्टर पार्ट इसमें जैसे कि चैप्टर 23 बता रखे हैं टोटल। तो पहला जो चैप्टर है आपका वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है कि क्या क्या आईपीसी में बताया हुआ है। जैसे कि आईपीसी में हमने क्या देख लिया, आईपीसी में हमने देखा कि सेक्शन 1 जो है वो बता रहा है कि आईपीसी शॉर्ट टाइटल, इसका नाम क्या होगा। तो इंडियन पीनल कोड 1860 लिख दिया। फिर उसके बाद एक्सटेंड कहां पर ये लागू होगा, तो कह दिया कि होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में होगा, लेकिन पहले एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर लिखा हुआ था तो वो खत्म हो गया वहां से। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पर एक्सेप्ट हो गया। फिर इसके बाद हमने सेक्शन 2 देखा, जहां पर हमें पता चला कि ये कहता है कि ये आईपीसी लागू किसके ऊपर होगी। तो हमें पता चला कि एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो कि इंडिया में हो और इंडिया के अंदर किसी तरीके का कोई ऑफेंस कर दे, और वो ऑफेंस कहां पर बता रखा हो, आईपीसी के अंदर आता हो, तो फिर ऐसे केस में उसके ऊपर भी ट्रायल चलाया जा सकता है। तो ऐसा माना जाएगा कि उसने ही इंडिया में ऑफेंस कमिट किया है। तो एनी पर्सन का वहां पर शब्द का मतलब क्या माना जाएगा? एनी पर्सन का मतलब वहां पर कोई विदेशी व्यक्ति हो, फॉरेन का हो, इंडियन सिटीजन हो या कहीं और का हो, लेकिन उसने कहां पर किया है ऑफेंस? इंडिया के अंदर किया है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर का मतलब क्या है? विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया को डिफाइन कर रखा है सेक्शन नंबर 18 में कि इंडिया क्या होता है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया आपको पता ही चल गया। मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 1 है वो बताता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है। ठीक है, तो हमने इस चीज को भी यहां पर देख लिया कि क्या क्या चीज इसके अंदर कवर होगी। तो इसके अलावा हमने सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 को भी देखा था। वैसे तो सेक्शन 2 जो है वो केवल इतना कहता है कि दो तरह के जुरिसडिक्शन को डिफाइन करता है। पहला जुरिसडिक्शन जो है वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन बता रहा था, जो विद इन टेरिटरी हो रहे हैं ऑफेंसेस। तो वो कौन बता रहा है आपको? सेक्शन नंबर 2। लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेज हैं जो इंडिया के बाहर जाकर के हो रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं? उनको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंतर्गत आने वाले ऑफेंस। ऑफेंस है आईपीसी का, लेकिन इंडिया के बाहर कोई व्यक्ति कर रहा है। अब जैसे इंडिया के बाहर किसने किया? इंडियन सिटीजन ने कर दिया कोई ऑफेंस, आईपीसी के अंदर वो ऑफेंस है। ठीक है, क्योंकि हम ऑफेंस की डेफिनेशन को अगर पढ़ा है ढंग से तो हमें क्या समझ में आया कि कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ओमिशन जिसको हमारी आईपीसी ने क्या कर रखा हो? प्रोहिबिटेड कर रखा हो। क्या कर रखा हो? प्रोहिबिटेड, मना कर रखा है, लेकिन आपने वो कर दिया। जैसे कि एक्ट किया, मना कर रखा था कि एक्ट नहीं करना है और आपने कर दिया, तो इसका मतलब आपने लॉ को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया। और ओमिशन का क्या मतलब हुआ कि आपसे वैसे तो आपको वो एक्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने ओमिशन कर दिया। लॉ ने कहा कि आपको करना है लेकिन आपने नहीं किया, तो नहीं किया तो आपने फिर से ब्रीच कर दिया। जैसे पुलिस की ड्यूटी थी इन्वेस्टिगेशन करना, उसने नहीं किया तो 166 के अकॉर्डिंग उस पर चार्जेस लग जाते हैं, तो वो प्रक्रिया वहां पर लागू हो जाती है। तो ये सारी बातें जो है आपको आईपीसी के अंदर इन सब सेक्शंस में पढ़ने को मिल गई। फिर इसके बाद हमने देखा सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 जो है ये बताता है सेविंग क्लॉज। जैसे सीआरपीसी के अंदर सेविंग क्लॉज है ना, जैसे सीआरपीसी में है सेम उसी तरीके का सेक्शन 5 यहाँ पर भी है। देखो, एक तो सीआरपीसी का है, एक आईपीसी। सीआरपीसी में सेविंग क्लॉज क्या कहता है कि स्पेशल एक्ट और लोकल एक्ट जो है उनके ऊपर सीआरपीसी लागू नहीं होगी अगर इनकंसिस्टेंट जाकर काम कर रही है सीआरपीसी। लेकिन आईपीसी क्या कहती है? आईपीसी कहती है ये आईपीसी भी उन एक्ट्स के ऊपर लागू नहीं होगी जो कोई स्पेशल एक्ट है, जो कोई लोकल एक्ट है, या ऐसे एक्ट जो कि आर्मी, नेवी, एयरमैन इनसे डील करते हैं। नए एक्ट आ गए ना हमारे पास, नए नए एक्ट आ गए। आपको पता कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंसमेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद से और भी नए एक्ट आ गए हैं।
मैंने आपको बताया था पहले शुरुआत में, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है आपका, उसके अंदर जो एक्ट लिखे कुछ एक्टों के नाम दे रखे हैं जिनके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। वो कब के एक्ट हैं? वो तब के एक्ट हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना भी नहीं था, वो वाले एक्ट है। लेकिन हमारा जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ठीक है, 1950 में आ गया, उसके बाद से बहुत सारे एक्ट और आए, नेवी के, आर्मी के, उनके ऊपर तो अप्लाई होगा ना इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उन पे अप्लाई है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या बताया चला गया हमें, आईपीसी का जो सेक्शन नंबर 5 है, वो आर्मी, नेवी, एयरमैन और स्पेशल लॉ, लोकल लॉ जो है, उनके अंदर कोई बात बता रखी है तो सबसे पहले तो उन्हीं को ही माना जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसीजर चलेगा। मतलब सपोज करो किसी स्पेशल लॉ को ले लो, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट है हमारे पास, उसके अंदर अगर किसी बच्चे का अगर रेप किया जाएगा या उसके साथ कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया जाएगा, ठीक है, तो फिर उस केस में उसकी जो सजा है वो 20 साल होगी, लेकिन आईपीसी में दे रखी है 10 साल ही होगी। तो फिर कौन सी मानी जाए? पॉक्सो स्पेशल लॉ है, तो आईपीसी की मानेंगे पॉक्सो की? सर स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा स्पेशल लॉ जनरल लॉ प्रिवेल करेगा, तो पॉक्सो वहां पर लागू हो जाएगा। पोस्ट को। ठीक है, तो ये आपके सामने चीज आती है। अब हमारा जो मेन चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, इसके बारे में हमें बात करनी थी। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स के बारे में बताया था कि कैसे कैसे चैप्टर्स चल रहे हैं आपके। उसी तरीके से ये चैप्टर जो है, मैंने बताया कि सबसे पहले लॉर्ड मैकाले जी जो है, उन्होंने कैसे ड्राफ्ट करवाया। सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन बताया इस पार्ट का कि आईपीसी कैसे लिखी जाएगी। तो उन्होंने पहले तो आपको इंट्रोडक्शन दे दिया इसका कि कहाँ कैसे कब लागू होगी, किस पे होगी, सब बता दिया। फिर उन्होंने सोचा कि भाई ये सारी चीजें बता दी, लेकिन इस लॉ को बनाते समय इसके अंदर बहुत सारी शब्द आएंगे, उन शब्दों का मतलब क्या होगा, ये तो कहीं डिफाइन है नहीं, तो उनका मतलब क्या निकाला जाए। जैसे सपोज करो ही लिखा आ जाए कहीं पर, तो हर जगह ही का मतलब खुद से ही समझा जाए, उसका मतलब शी नहीं है क्या? क्या केवल महिला ही अपराध कर सकती है कि कोई, सॉरी, पुरुष ही अपराध कर सकता है, महिला नहीं कर सकती? तो उन्होंने बताया कि ही का मतलब शी भी समझना। जेंडर में भी, जेंडर अगर लिखा जाए तो उसका मतलब मेल और फीमेल भी समझना, और मेल और फीमेल का भी डिटरमाइन कर दिया कि वो किसी भी एज के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो 6 साल का हो या 10 साल का हो या 20 साल का हो, उसकी भी क्राइटेरिया बता दिया उन्होंने। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या बताया हमको, हर चीज को यहाँ पर डिफाइन किया, जिसमें जनरल जनरल एक्सप्लेनेशन, जैसे डेफिनेशन क्लॉज होता है ना अपना सेक्शन 2 में, ऐसे ही चैप्टर नंबर 2, हर एक एक्ट जो होता है आपका, उसके अंदर सेक्शन 2 में ही ज्यादातर डेफिनेशन क्लॉज होती है। लेकिन आपका यहाँ पर आईपीसी के अंदर चैप्टर 2 बता रखा है। अब इसमें इस चैप्टर 2 के अंदर डेफिनेशन सारी की सारी बता रखी है, कितने से कितने सेक्शंस कवर करता है, तो सेक्शन नंबर 6 से लेकर के और करीबन करीबन 52A तक की डेफिनेशन को कवर करता है। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रूल है वो है इसके सेक्शन 6 का, और ये सेक्शन 6 किसके साथ पढ़ा जाता है? ये चैप्टर नंबर 4 के साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि ये इसको ही एक्सप्लेन कर रहा है। और चैप्टर 4 जो है वो आपको क्या बताता है? जनरल एक्सेप्शंस बताता है, अपवाद बताता है सामान्य को तौर पर। कितने सेक्शंस कवर करता है ये? 76 से लेकर के और 106 तक के सेक्शंस को कवर करता है। अब इसमें ऐसी क्या बात बताई हुई है चैप्टर 4 जो ये सेक्शन 6 इसको एक्सप्लेन कर रहा है? तो देखो, डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस, क्या बताया इसने कि जितनी भी डेफिनेशन है इस कोड के अंदर, डेफिनेशन कहां बता रखी है? इस चैप्टर नंबर 2 में बता रखी है। ठीक है, और केवल इतना ही नहीं है, डेफिनेशन इसके अंदर ही नहीं है, डेफिनेशन चैप्टर 2 में ही नहीं बता रखी। डेफिनेशन वो भी है जो ऑफेंसेस को बताती है, ऑफेंसेस को डिफाइन करती है, और जो पनिशमेंट को भी डिफाइन करती है, वो भी तो डेफिनेशन ही है। जैसे कि थेफ्ट क्या होता है, तो पहले थेफ्ट बताया उसने, रॉबरी क्या होती है रॉबरी बताई, उनकी पनिशमेंट बताई।
तो उसने पहले बताया कि डेफिनेशन जो है इस कोड के अंदर, उनको जब समझा जाएगा तो किन बातों को ध्यान रखा जाएगा, तो उसने क्या किया, सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस, किनको ध्यान रखेंगे अपन, एक्सेप्शंस को पढ़ा जाएगा उसके साथ। क्लियर ये बात? तो मतलब जब भी कोई डेफिनेशन पढ़ोगे आप आईपीसी की, तो सबसे पहले उसके साथ किसको ध्यान में रखते हुए पढ़ोगे, एक्सेप्शंस को भी ध्यान में रखोगे। जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये एक्सेप्शन ना होते तो हर डॉक्टर डकैत होता, हर डॉक्टर कोई ना कोई क्रिमिनल होता, क्योंकि वो ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन कर रहा है तो चाकू घुसाएगा पेट में। तो जब पेट में ऑपरेशन करते हुए चाकू घुसा रहा है, तो फिर आप क्या सोचोगे, स्टैबिंग कर दी इसने, तो काट दिया उसको। और जब काट दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने तो ग्रीवियस हर्ट कर दिया या हर्ट कर दिया, तो आपने तो उसे क्रिमिनल बना दिया ना एक तरीके से। तो उसको बचाया किसने, उसको बचाया इन एक्सेप्शन से। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए क्या कहा जाता है कि जब भी किसी ऑफेंस को पढ़ा जाए तो वहां पर किस बात का ध्यान रखा जाए, सेक्शन 6 का ध्यान रखा जाए। और सेक्शन 6 कहता है कि भाई साहब एक्सेप्शंस का ध्यान रखो। क्यों कहा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इंटेंशन के बारे में, और एक इसको बोलते हैं मेंस रिया, मतलब मेलाफाइड इंटेंशन। दूसरा है एक्टस रिया, जहां पर एक्ट किया जाता है। एक्ट का मतलब ओमिशन भी इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, इसको बोलते हैं एक्टस रिया। अब यहां पर होता क्या है कि इंटेंशन जो है उसका ही मेन रोल होता है। देखो, एक्ट तो चोर भी कर रहा है या डॉक्टर भी कर रहा है और कोई अपराधी भी कर रहा है, लेकिन उनमें इंटेंशन में तो फर्क है। वो इंटेंशन क्या है, डॉक्टर जो है उसे बचाने के पर्पज से नहीं उसके ऑपरेशन कर रहा है, चीरा फाड़ी कर रहा है, तो उसने तो करा गुड फेथ में, डॉक्टर ने जो काम किया। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, उसी घुसा तो वो भी चाकू ही रहा है ना उसके, तो उसका इंटेंशन क्या है, कुछ इंटेंशन पहुंचाना, उसको नुकसान पहुंचाना, इंजरी पहुंचाना। दोनों में फर्क है कि नहीं है? तो ये कहां से निकल के आया, वो एक्सेप्शन से निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन गुड फेथ में है तो इसको सजा क्यों करेंगे, ये तो बचाना चाह रहा है और ये उसे हार्म पहुंचाना चाह रहा है, लेकिन सेम ही तो एक्ट है दोनों के। समझ में आ रही बात? तो ये इसका मेन मकसद है। तो सेक्शन 6 को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें, throughout this code every definition of an offense, इस पूरे एक्ट के अंदर, दिस कोड का मतलब है आईपीसी के अंदर, पूरी की पूरी आईपीसी के अंदर जितनी भी डेफिनेशन है किसकी, ऑफेंसेस की, एवरी डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस, जैसे थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, जितनी भी डेफिनेशन बता रखी है। अबेटमेंट क्या होता है, अबेटमेंट हो गया, कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, कॉन्स्पिरेसी डिफाइन कर रखी है। तो क्या कर रहा है, एक तो डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस, देखो डेफिनेशन किसकी, ऑफेंसेस की, नंबर 1। फिर दूसरा लिखा है डेफिनेशन ऑफ पीनल प्रोविजन, पीनल प्रोविजन का मतलब है पनिशमेंट से, कि अगर उनको भी डिफाइन कर रखा है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई। और क्या लिख रखा है, एवरी इलस्ट्रेशन, तो इलस्ट्रेशन के अंदर भी कोई बात बता रखी है, मतलब कोई इलस्ट्रेशन भी समझा रखा है किसी बात के लिए, तो उस इलस्ट्रेशन के जो कहां समझा रखी है, किसी डेफिनेशन में समझा रखी है, किसी ऑफेंस में, या किसी पनिशमेंट की डेफिनेशन में समझा रखी है किसी इलस्ट्रेशन को। आपने देखा ना, हर जगह समझाते हैं ना, इलस्ट्रेशन बताते हैं हर चीज के। तो ये क्या कह रहा है उसके लिए कि शैल बी अंडरस्टूड। तो जब भी आप किसी ऑफेंस की डेफिनेशन को पढ़ोगे, पनिशमेंट की डेफिनेशन को पढ़ोगे, या किसी इलस्ट्रेशन को पढ़ रहे हो, तो आपको क्या उसको समझना कैसे, उसे पढ़ना कैसे है, तो क्या कहता है वो, सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शंस, कि आप जब उनको पढ़ोगे तो किनका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जनरल एक्सेप्शंस का ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो जनरल एक्सेप्शन में आ रहा हो, और जब जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा तो उसको अपराध माना जाएगा या उसको निर्दोष साबित कर दिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा। जैसे कि सपोज करो कोई 6 साल का बच्चा है, ठीक है, 6 साल के बच्चे के ऊपर मर्डर का आरोप लगा दिया किसी व्यक्ति ने,
कि भाई इसने मारा 6 साल के बच्चे ने इसे, ठीक है, ऊपर से वो गुजर रहा था तो उसने हाथ लगाया और नीचे मार दिया किसी को, तो उसके ऊपर जो जो भारी सा सामान रखा था ना, उस पर थोड़ा सा हाथ लगाया तो नीचे कोई व्यक्ति मर गया उसके वजह से गिर के, ठीक है। तो ये 6 साल के बच्चे ने एक्ट कर दिया। तो अब यहां पर सबसे पहले क्या देखा गया कि इसने क्या करा, 6 साल के बच्चे ने, इसने क्या करा, ए नाम का जो व्यक्ति है उसका मर्डर कर दिया। अब इसके घर वाले में से कोई लगा लो, इसके चाचा है, पापा है, किस मदर है, किसी का भी मर्डर कर दिया, तो इसके ऊपर आरोप लग गया इस बात का। तो अब आप आपने तो मर्डर के चार्जेस लगा दिए इसके बच्चे के ऊपर, लगा दिए। जब आपने मर्डर के चार्जेस लगाए तो कोर्ट क्या देखेगी, मर्डर के चार्जेस तो देखेगी, लेकिन उसको ये देखेगी सबसे पहले कि जो आप मर्डर के एलिगेशन लगा रहे हो, क्या ये बच्चा जो है इस जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है क्या। तो फिर आप किसको देखोगे, तो मजिस्ट्रेट कहेगा नहीं, इसने कोई भी मर्डर नहीं किया है, और मर्डर किया भी है तो इसको जनरल एक्सेप्शन का सहारा मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 82। और 82 कहता है कि अगर 7 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी तरीके का कोई एक्ट कर दे तो क्या माना जाएगा कि उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। क्यों 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 माना जा रहा है, क्योंकि 6 साल से कम, 7 साल से कम का जो बच्चा है उसका कोई भी इंटेंशन नहीं होता, वो मैच्योर ही नहीं है, वो अपने एक्ट को जब कर रहा है तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता ही नहीं है, परिणाम ही नहीं पता कि इसका परिणाम क्या होगा। तो जब उसे कुछ पता ही नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो ऑफेंस कहलाए। तो इस चक्कर में क्या किया, तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई कोई भी ऑफेंस किसी भी पनिशमेंट को या किसी भी इलस्ट्रेशन को पढ़ोगे तो वो किसके साथ पढ़ा जाएगा, हमेशा एक्सेप्शंस के साथ ही पढ़ा जाएगा। क्लियर है डेफिनेशन सेक्शन 6 की, लिखा हुआ है subject to the exception contained in chapter entitled general exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration। इसका मतलब समझ लीजिए, ये कह रहा है कि एक बार जो आपको जनरल एक्सेप्शन इस चैप्टर में समझा दिए गए हैं तो बार बार ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको उसके अंदर एक्सेप्शन समझाए जाएंगे हर एक डेफिनेशन में। ऐसे तो ये आईपीसी जो इतनी सी थी वो कितनी बड़ी बन जाएगी, इतनी मोटी बन जाएगी, तो फिर हर जगह एक्सेप्शन समझाएंगे क्या ये। इसलिए इन्होंने कह दिया कि आपको डायरेक्टली खुद से ही डीम्ड करके चलना पड़ेगा कि जब भी किसी ऑफेंस को पढ़ोगे तो आपको उसके साथ साथ एक्सेप्शंस को भी ध्यान रखना पड़ेगा। बार बार रिपीट करके नहीं बताएंगे हम आपको, आपको वहीं से देख लेना है। क्लियर है चीज। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल भी दे रखा है, बी एग्जांपल देखो, बी एग्जांपल अच्छा है, ए वाला तो मैंने बता दिया आपको पहले ही। A, a police officer, a police officer without a warrant apprehend जेड। ए जो एक पुलिस ऑफिसर है बिना किसी वारंट के जेड को पकड़ लेता है। Who has committed murder, क्यों पकड़ लेता है, क्योंकि उसके पास पावर है। आपको आईपीसी सीआरपीसी भी आपने पढ़ रखी है, जहां पर कब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। देखो मर्डर किया है तो मर्डर जो है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसमें 7 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है ना पुलिस ऑफिसर उसे। तो ये 41 आपको बता ही देता है। तो यहाँ पर उसने भी क्या किया, उसको उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग मर्डर के लिए क्या कर लिया, पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, एप्रीहेंड कर लिया। किसको पकड़ लिया, जेड को पकड़ लिया। तो यहाँ पर सवाल उठा कि भाई साहब आपने उसे पकड़ लिया तो आपने तो उसे कन्फाइन कर लिया अपने पास, और कन्फाइन जो है सेक्शन नंबर 340 जो है आपका 339 और 340 के अंदर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट माना जाता है, ये ऑफेंस है, तो पुलिस ऑफिसर के ऊपर भी चार्ज लगा देना चाहिए इस हिसाब से। तो देखो क्या लिखा हुआ है, here A is not a guilty of an offense of wrongful confinement। ए जो है वो गिल्टी नहीं माना जाएगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, क्योंकि ए के पास अथॉरिटी है और वो पुलिस ऑफिसर भी है, ठीक है। तो फॉर ही वाज बाउंड बाय लॉ टू एप्रीहेंड जेड, तो वो क्या है, बाउंड बाय लॉ है। आप जब सेक्शन नंबर 76 पढ़ोगे तो सेक्शन नंबर 76 जो है
बाउंड बाय लॉ की बात करता है, एक्सेप्शन के आगे अंदर आ गया कौन? वो पुलिस ऑफिसर जिसने उसे पकड़ा है। तो फिर उसके ऊपर कोई भी कंफाइनमेंट के चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। For he was bound by law to apprehend Jed, therefore the case falls within the general exception which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it. आगे बात समझ में? तो 76 में लिखा हुआ है कि कोई भी नथिंग इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर किसी व्यक्ति ने लॉ के अंदर रहते हुए उसकी लॉ की जो बात है उसके अंदर बाध्य होते हुए कोई एक्ट किया है। तो पुलिस ऑफिसर बाध्य होता है कि नहीं होता? अगर उसके सामने कोई भी ऑफेंस हो जाएगा तो पुलिस ऑफिसर बाध्य होता है कि उस व्यक्ति को पकड़े। हाँ, अगर वो नहीं पकड़ता तब उसके ऊपर चार्जेस लग सकते थे। समझ में बात? तो फिर वो ओमिशन के एक्ट में आ जाता, लेकिन यहाँ पर वो एक्ट कर रहा है, लेकिन एक्ट कैसे कर रहा है? गुड फेथ में बाउंड बाय लॉ होगी कर रहा है, तो वो जनरल एक्सेप्शन में आ गया। और जनरल एक्सेप्शन में जैसे ही आया तो उसके पुलिस ऑफिसर के ऊपर किसी तरीके का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का चार्ज नहीं लगाया गया। अगर सपोज करो यहां पर कोई प्राइवेट पर्सन भी उस व्यक्ति को पकड़ लेता ना, प्राइवेट पर्सन के द्वारा भी अगर उस व्यक्ति को जिसने मर्डर किया है उसको भी पकड़ लेता तो भी प्राइवेट पर्सन के ऊपर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के चार्ज लग सकते थे क्या? बताओ, कौन बता सकता है इसके बारे में? क्या प्राइवेट पर्सन के ऊपर अगर वो अरेस्ट कर लेता कोई प्राइवेट पर्सन की भाई इसने मर्डर किया है, मेरे सामने किया है, तो उसने उसे पकड़ लिया, तो क्या जो प्राइवेट पर्सन जो है उसके पास तो कोई लॉ अथॉरिटी नहीं थी, उसने उसे पकड़ लिया, तो बताओ क्या उसके ऊपर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के चार्ज लगा सकते हो क्या? नो Yes, सर। लगा सकते हैं? सर बताओ। प्राइवेट पर ऑथोराइज नहीं है ना सर, पुलिस ऑफिसर तो ऑथोराइज्ड है, ही इज बाउंड बाय लॉ। सर सीआरपीसी प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है सर। क्या कह रहे हो? सर प्राइवेट पर्सन जो होता है, जैसे किसी ने अगर क्राइम किया है और वो भाग रहा है या भागने की कोशिश कर रहा है, तो सर उसको पकड़ के रख सकते हैं पकड़ सकता है, प्राइवेट क्यों पर्सन नहीं पकड़ भी। सकता? आपने जनरली देखा नहीं है कि अखबारों में पढ़ा नहीं क्या? जब कोई व्यक्ति यस क्राइम सर। करके भागता है उसे पकड़ लेते हैं लोग, वो किस अथॉरिटी से पकड़ते हैं? और पुलिस को दे देते हैं। तो सेक्शन नंबर 43 पढ़ोगे आप सीआरपीसी का, वहां पर लिखा हुआ है कि प्राइवेट पर्सन भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, लेकिन वो कैसे केस में अरेस्ट कर सकता है? मैंने कहा मर्डर में कर सकता है। तो मर्डर में किया ना उसने, तो पहली बात दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो कॉग्निजेबल केस में, दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस में जिसमें बेल भी नहीं मिल सकती। तो मर्डर ऐसा ही तो ऑफेंस है। तो प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, तो उसके ऊपर कोई भी कंफाइनमेंट के चार्ज नहीं लगेंगे। सर ये ऑथराइजेशन कर सकता है या फिर वैसे भी कर सकता है? सॉरी, सर पुलिस ऑफिसर ऑथराइज करता है तो ही कर सकता है, अदरवाइज भी कर सकता है? पुलिस ऑफिसर क्या बोला आपने? ऑथराइज ऑथराइज करेगा तो ही कर सकता है या अदरवाइज भी कर सकता है नहीं नहीं, बिना अदरवाइज ऑथराइज? भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मर्डर उसके सामने हुआ है तो पुलिस से पहले परमिशन लेना जाएगा क्या? और उसको बस यहाँ पर सीआरपीसी में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को उसने देखा है ऑफेंस करते हुए, उसके सामने उसकी प्रेजेंस में हुआ है कोई भी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो उस केस में वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है प्राइवेट पर्सन। वहां पे पढ़ोगे आप, अरेस्टेड पर्सन के राइट्स के, अरेस्टेड पर्सन में जिस व्यक्ति के द्वारा अरेस्ट किया जाता है, वहां पर मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है किसी व्यक्ति को, कोई प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है, पुलिस ऑफिसर भी अरेस्ट कर सकता है। ओके सर। क्लियर है ये चीजें? चलो, यहाँ पर आपको ये चीजें सारी समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 7। ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, कह रहा है कि अगर एक बार
वंस एक्सप्लेन मतलब एक बार अगर कोई चीज एक्सप्लेन कर दी गई हो कहीं पर, क्या कर दी हो, एक्सप्लेन कर दी गई हो कहीं पर, तो फिर उसका सेंस ऑफ एक्सप्रेशन क्या समझा जाए कि उसे बार बार लिखने की जरूरत पड़ेगी हर जगह। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है। अब जहां जहां कॉन्ट्रैक्ट आता है तो उसका मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ लेते हो ना कि क्या होता है, डेफिनेशन क्लॉज बताता है ना। तो ऐसे ही कह रहा है कि यहां पर भी कोई तरीके के डेफिनेशन के अंदर कोई चीज बता रखी है, डिफाइन कर रखी है उस प्रोविजन में, तो उसका मतलब भी हर जगह वही मतलब माना जाएगा जो वो डिफाइन कर रखा है। जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफाइन कर रखी है नहीं कर रखी। फ्रॉड्यूलेंट क्या होता है, ये डिफाइन कर रखा है नहीं कर रखा। काउंटर फीट क्या होता है, काउंटर फीट क्या होता है, तो ये डिफाइन कर रखा है नहीं कर रखा। तो हर एक चीज जो डिफाइन कर रखी है, इसका मतलब जो एक्सप्लेन कर रखी है, तो उसे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसी को आप सारी जगह जहां जहां पे शब्द मिलेगा तो उसका मतलब वही समझना है जो उसके अंदर पहले से ही डिफाइन है ऑलरेडी। डेफिनेशन का मतलब यही तो होता है ना। देखो क्या लिखा हुआ, एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड, इस कोड के किसी भी भाग में कोई बात एक्सप्लेन कर रखी है, तो उसका एक्सप्लेन का जो कर रखा है उसका एक्सप्रेशन कैसे समझा जाए। तो कह रहा है इज यूज्ड, तो एक बार एक्सप्लेन कर दी, एक्सप्रेस कर दी वहां पर एक्सप्लेन करके, तो कह रहा है कि उसको यूज किया जा सकता है, इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड। फिर उसी शब्द को हर जगह यूज किया जा सकता है। उस शब्द को अगर कहीं भी किसी भी भाग में दे रखा है, किसी भी चैप्टर में दे रखा है, ऐसा नहीं कि उसका मतलब अलग से निकाल सकते हो। हमारी बात, तो मूवेबल प्रॉपर्टी अगर कहीं और, जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी में इन्होंने समझा रखा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है। अब यही मूवेबल प्रॉपर्टी जो है थेफ्ट में समझा रखी है, तो थेफ्ट में तो आपने क्या समझ लिया, इस मूवेबल प्रॉपर्टी को थेफ्ट में समझ लिया, लेकिन एक जगह और लिखा गया, जैसे कि सपोज करो रॉबरी, वहां पर भी लिखा गया कि रॉबरी के अंदर की मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो अगर थेफ्ट के थ्रू या किसी और के थ्रू वो क्या कर रही जाती है, उसकी रॉबरी की जाती है किसी प्रॉपर्टी की, तो वहां पर जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका मतलब आप अलग से नहीं समझोगे, उसका मतलब भी यही होगा जो मूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ डिफाइन कर रखी होगी सेक्शन नंबर 22 में। क्लियर है बात, शुक्रिया जी। तो इसलिए लिखा है इन कंफर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन, तो उसका मतलब भी वही समझना है जो एक बार लिख दिया है, उसी का बार बार जिक्र अगर आता है तो वही समझना है जो डिफाइन कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है एक्सप्रेशन। अब देखो सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 8 क्या कह रहा है यहाँ पर, सेक्शन नंबर 8 जो है आपको बता रहा है जेंडर के बारे में, ये जेंडर है क्या। तो जेंडर इन्होंने बताया है कि ही अगर कहीं पर प्रोनाउंस होता है, क्योंकि आईपीसी में ज्यादातर ही या हुएवर लिखा हुआ है, तो उसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि पुरुष की बात कर रहा है, तो इसका मतलब महिलाएं तो प्रोटेक्ट हो गई हर जगह अगर वो कोई भी ऑफेंस करेंगी, तो इसका मतलब ही का मतलब पुरुष से मतलब नहीं है। तो इन्होंने कहा कि द प्रोनाउन ही एंड डेरिवेटिव आर यूज ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, तो ये जो ही शब्द आएगा तो उसका मतलब आपको क्या समझना है, वो मेल भी है और फीमेल भी है। अब ये शब्द कहीं पर भी लिखा जाए ना आईपीसी में ही, तो उसका मतलब क्या समझना है, वो मेल भी हो सकता है वो फीमेल भी हो सकता है। अगर ही की जगह हुए पर भी लिखा जाए तो उसका मतलब भी यही है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जैसे कि
एक जगह ऐसे ही सवाल उठा था, सेक्शन नंबर 354 को आप जब पढ़ोगे, जब वहां पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से, वहां पर मॉडेस्टी की ब्रीच होने की बात हो रखी है। मॉडेस्टी को ब्रीच होने की बात दे रखी है। मॉडेस्टी, इसको लिखते हैं ब्रीच ऑफ मॉडेस्टी। ठीक है, अब यहां पर इसको समझना कि ब्रीच ऑफ मॉडेस्टी का मतलब लोगों ने क्या निकाला कि यहाँ पर केवल सेंस जो है वो, मॉडेस्टी का मतलब होता है लज्जा, और ब्रीच का मतलब होता है भंग करना। तो जो महिला की लज्जा जो है वो भंग किसके द्वारा की जा सकती है? केवल और केवल पुरुष के द्वारा ही की जा सकती है। ऐसा होता है क्या? केवल पुरुष ही कर सकता है उसे? नो सर, तो कोई भी महिला कर भी कर सकती सकती है है, भाई। मतलब यस सर। अगर वो उसके कपड़े फाड़ दे या उसको गाली गलौज करे किसी तरीके से, उसकी मॉडेस्टी को तो ब्रीच कर ही रही है ना। तो लोगों ने इसका सेंस क्या निकाला कि नहीं, ब्रीच ऑफ मॉडेस्टी तो केवल ही से मतलब है, और ही का मतलब यहाँ पर मेल से ही है। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये ब्रीच ऑफ मॉडेस्टी कौन कर सकता है? फीमेल ही कर सकती है। तो फीमेल भी लाइएबल होगी। जैसे कि आपने अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ा है, अरे ब्रीच ऑफ मॉडेस्टी तो सपोज करो उसकी सास जो है वो खतरनाक है, सास है, बहू की लड़ाई हो जाती है, या कोई पड़ोसी की लेडी से दूसरी लेडीज की लड़ाई हो गई, वो हो जाती है ना ऐसी चीजें, तो फिर वो ब्रीच ऑफ मॉडेस्टी में वो भी तो आ सकते हैं ना। आपने अगर डीवी एक्ट पढ़ा हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ा किसी ने, वहां पर एक डेफिनेशन दे रखी थी वायलेंस एक्ट। पहले वहां पे क्या लिखा हुआ था एक डेफिनेशन के अंदर, कि जो अक्यूज होगा डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर वो कौन होगा? केवल मेल, पुरुष, मेल पर्सन होगा वहां पे मेल ऐसे। होगा। और मेल पर्सन के लिए भी क्या लिखा उन्होंने? अडल्ट मेल पर्सन। लेकिन बाद में उसको हटाया गया ना, क्योंकि भाई यस सर। डोमेस्टिक वायलेंस केवल महिला ही, पुरुष थोड़ी ना करते। सबसे पहले सबसे बड़ा रोल तो उनमें महिलाओं का ही होता है। तो फिर वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई साहब ये गलत शब्द लिख रखा है, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए कि एनी पर्सन शब्द का यूज किया हुआ है। और एनी पर्सन में मेल और फीमेल आ गए कि नहीं आ गए? यस सर। ये चीज ही क्या समझाती है आपको? इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन समझाती है। इंटेंशन समझाती है किसी शब्द को पढ़ने का कि क्या मतलब होता है। ठीक है, आप चाहो तो ब्रीच ऑफ मॉडेस्टी के रिगार्डिंग एक केस भी आया हुआ है यहां पर। देखो, गिरधर गोपाल वर्सेस स्टेट, गिरधर गोपाल वर्सेस स्टेट 1953। तो ब्रीच ऑफ, यहां पर आप लिख सकते हो अंडर सेक्शन 354 के अंदर जो शब्द यूज किया गया है हुएवर, तो वहां पर उसका मतलब ये है कि मेल और फीमेल दोनों ही गिल्टी हो सकते हैं इस सेक्शन के अंतर्गत। ऐसा नहीं है कि केवल मेल पर्सन ही गिल्टी होगा, वो भी फीमेल भी हो सकती है। तो मेल और फीमेल बोथ कैन बी गिल्टी, हेल्ड गिल्टी। क्लियर है ये डेफिनेशन? यस सर। चलिए, अब है एक और शब्द जहां पर नंबर्स की बात कही गई है। ये बहुत तरीके से इन्होंने समझाया है, क्योंकि अगर ये समझाते नहीं तो बहुत कुछ गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता था इस आईपी से। जैसे कि नंबर, इस सेक्शन नंबर कौन सा है? 9 है क्या? नंबर्स को समझा रखा है। चक्कर क्या है, नंबर का मतलब यहाँ पर कभी कभी कहीं कहीं पर तो उन्होंने शब्द यूज किया है सिंगुलर में, और कहीं कहीं पर प्लूरल में यूज किया है। तो ये कह रहे हैं कि अगर सपोज करो बहुत सारे लोग मिलकर के एक साथ ऑफेंस करते हैं और वहां पर सिंगुलर शब्द लिखा हुआ है, जैसे कि चोरी करने के लिए वहां पर हुएवर शब्द का यूज कर रखा है, तो हुएवर का मतलब एक व्यक्ति ही पकड़ा जाएगा तभी चोर होगा। तो मतलब 5 लोग चोरी करेंगे तो चोर नहीं करेंगे? बोलो। तो नो इसलिए सर।
कि सिंगुलर शब्द का मतलब यहाँ पर प्लूरल से समझा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति ऑफेंस कर सकता है वो वाला। तो वो नंबर ऑफ पर्सन कितने ही हो सकते हैं, वो कौन हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन काउंट किए जा सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जहां पर प्लूरल शब्द का यूज किया गया है लेकिन वो लोग हैं एक ही, तो फिर एक को आप सजा नहीं दोगे क्या उस केस में? तो एक भी तो लाइबल हो सकता है ना वहां पर, तो एक पर्सन को भी, तो कह रहा है कि प्लूरल जो होगा उसको सिंगुलर शब्द के तौर पर यूज किया जा सकता है। देखो क्या लिखा हुआ, unless contrary appear from the context or words importing the singular number, जब तक कि कोई कॉन्ट्रारी शब्द, कोई विपरीत बात ना कही जाए कहीं पर, तब तक सिंगुलर नंबर का मतलब क्या समझा जाएगा, प्लूरल से। और प्लूरल का मतलब क्या समझा जाएगा, उसके अंदर इंक्लूड है सिंगुलर शब्द। अब जैसे यहाँ पर अनलेस कंटेस्ट की बात क्यों की गई है, कहीं कहीं पर यूं लिखा हुआ है मिनिमम 2 और मोर पर्सन। कितना लिखा हुआ है, 2 और मोर पर्सन, ऐसा लिखा होता है ना। जैसे कॉन्स्पिरेसी के लिए 2 लोगों की तो जरूरत होती है, तो फिर यहाँ पर मिनिमम संख्या कितनी हो गई, ये इनकंसिस्टेंट बात हो गई ना सेक्शन 9 की। तो इसलिए इसने लगा कि अनलेस द कंटेस्ट, तो जो कंटेस्ट में जो कॉन्ट्ररी बात कर दी गई है उसको छोड़ करके, तो वहां पर सिंगुलर को प्लूरल, प्लूरल को सिंगुलर समझा जा सकता है। तो जहां पर 2 मिनिमम बता दिए तो भाई वहां तो 2 ही मानने पड़ेंगे ना आपको। जैसे डकैती के लिए 5 आदमी चाहिए होते तो 5 ही मानने पड़ेंगे ना आपको। ऐसा थोड़ा ना कि ये कोई डकैत मान लोगे, ये चीज है। इसलिए यहाँ पर शब्दों को समझाया गया एक एक चीज, कि अगर आगे कोई शब्द मिल जाए इस तरीके का तो आपको उसका मतलब क्या समझना। अब यहाँ पर मैन और वेमन को भी समझा रखा है 10 में। मैन का मतलब ऐसा नहीं है कि मैन का मतलब अडल्ट मेल से ही होता है कि जो 18 प्लस होंगे वो ही मेन होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब मेन का मतलब है किसी भी एज का, वो 1 साल का भी होगा लेकिन वो मेल है तो वो भी मेन है। ठीक है, हर एक बच्चा इसके अंदर आ जाएगा और हर एक बूढ़ा बड़ा भी, मतलब मेन का मतलब कोई नौजवान सी नहीं है, 65 साल का भी होगा अगर वो भी ऑफेंस करेगा वो भी इसके अंदर लायबल होगा। और ऐसे ही विमेन के लिए भी दे रखा है, विमेन की कोई भी, लेकिन वो विमेन क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए।